वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज फरमानुल्लाह खान। टुडे वी आर डिस्कसिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, जो कि हमारे पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड यूनिट है। इस यूनिट के हमारे पास दो वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसमें हमने प्राइमरी हेल्थ केयर का बैकग्राउंड, इसका हमने अल्माटा डिक्लेरेशन और हेल्थ फॉर ऑल जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से जाकर आप इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है, इसके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, और इसी के साथ पाकिस्तान में प्राइमरी हेल्थ केयर की अब कंडीशन क्या है और उसकी डेवलपमेंट किस तरह हुई। तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके बहुत से एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आते हैं, और जो मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम इस वीडियो लेक्चर में पॉइंट आउट करेंगे। अब आ जाते हैं डिफिनीशन पे, जो कि इंतहाई एक्सप्लेनेशन के साथ डिफिनीशन है कि प्राइमरी हेल्थ केयर, क्योंकि इससे अच्छा डिफिनीशन आपको प्राइमरी हेल्थ केयर का नहीं मिलेगा, कि इट इज एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड, कि इसमें ऐसा केयर प्रोवाइड किया जाता है जो प्रैक्टिकल होता है, जो साइंटिफिकली साउंड होता है। साइंटिफिकली साउंड मींस उसके एडवर्स इफेक्ट इतने नहीं होते और साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। सोशली एक्सेप्टेबल है कि जिस सोसाइटी में आप प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं वो उस सोसाइटी के एक्सेप्ट होता है, वो उस सोसाइटी के रूल्स, उनके कल्चर्स वगैरह के मुताबिक होता है। एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू इंडिविजुअल एंड फैमिली इन द कम्युनिटी, और इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, उस तक हर कम्युनिटी का हर पर्सन एक्सेस कर सकता है थ्रू दियर फुल पार्टिसिपेशन। और इसमें क्या होते हैं, जो से टेक्नोलॉजीज वगैरह या प्राइमरी हेल्थ केयर, उसमें कम्युनिटी के तमाम इंडिविजुअल, फैमिली, पॉपुलेशन वगैरह सब उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, एंड एट द कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन एफोर्ड। और प्राइमरी हेल्थ केयर पे इतना कास्ट आना चाहिए कि वो कम्युनिटी या वो जो कंट्री के लोग हैं वो उसको एफोर्ड कर सके। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डिफिनीशन कुछ ये है कि ये हमारे पास बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड होता है, सोशली एक्सेप्टेबल मेथड है, इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होगा, और थ्रू फैमिली इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन के थ्रू आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, और इस पे जो कास्ट आएगा वो कम्युनिटी और कंट्री के लोग एफोर्ड कर सकेंगे। अब आ जाते हैं प्राइमरी केयर। प्राइमरी केयर इज व्हेन अ पर्सन मेक फर्स्ट कांटेक्ट विद हेल्थ केयर सिस्टम। तो प्राइमरी केयर वो केयर होता है कि जिस को पर्सन का फर्स्ट एक्सपोजर होते हैं। चूंकि प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे पास बेसिक हेल्थ केयर है, ये लोकल लेवल पे हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास वो केयर है जिसको पर्सन का या पेशेंट का फर्स्ट एक्सपोजर होता है, लीडिंग टू डिसीजन रिगार्डिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन टू रिजॉल्व एनी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। और इस सेंटर में फिर हमारे पास क्या होता है, वहां पे जो है डिसीजन लिए जाते हैं, वहां पे डायग्नोसिस वगैरह की जाती है कि हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उसके हमारे पास जो है उसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह कर सकते हैं, उसके के बारे में जो है उसके मुताबिक हम कौन सा एक्शन ले सकते हैं ताकि वो प्रॉब्लम हमारे पास खत्म हो जाए। द प्रोवाइडर ऑफ पीएचसी आर फिजिशियन, नर्स प्रैक्टिशनर, नर्स इन नर्स मैनेज क्लिनिक्स, स्कूल्स एंड ऑक्यूपेशनल सेटिंग। और प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होते हैं, उसमें फिजिशियंस होते हैं, उसमें हमारे पास नर्सिस होते हैं, नर्स प्रैक्टिशनर होते हैं, नर्स होते हैं अपने क्लिनिक्स के, नर्सिंग क्लिनिक्स में, स्कूल्स के अपने नर्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल सेटिंग वहाँ पे अपने केयर प्रोवाइडर होते हैं। तो ये तमाम हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर का स्टाफ बनाते हैं। द फोकस इज ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड रूटीन केयर। और प्राइमरी हेल्थ केयर चूंकि लोकल लेवल पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसका मेन मकसद क्या होता है, इसका मेन मकसद अर्ली डिटेक्शन, कि अगर कोई डिजीज हो गई है तो प्राइमरी हेल्थ केयर में उसकी अर्ली डिटेक्शन हो सकती है, तो फिर उस डिजीज का ट्रीटमेंट इजी हो जाते हैं। और जो रूटीन केयर होते हैं, जो एंडेमिक डिजीज होते हैं, डायरिया हो गया, जिस तरह फीवर हो गए, वोमिटिंग वगैरह, इस तरह कोई प्रॉब्लम होती है वो रूटीन केयर में आती है, या कोई ड्रेसिंग वगैरह करनी हो, तो ये हमारे पास पीएचसी में ये दो चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। प्राइमरी केयर is not a discipline itself, but it is provided by a professional with specialized training। चूंकि ये हमारे पास एक डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइमरी केयर जो है वो खास प्रोफेशनल जो होते हैं, जो एक्सपीरियंटेड
प्रोफेशनल वो और जो स्पेशलाइज ट्रेनिंग के साथ प्रोफेशनल होते हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी केयर जो है वो हमारे पास स्पेशलाइज प्रोफेशनल नर्स प्रोवाइड करेगी, वहाँ पे हमारे पास जो प्रोफेशनल फिजिशियन होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। As a level of care, primary care is often represented as the base of pyramid of health care. The middle is secondary level while tertiary care is situated at the top of pyramid. देखो अगर हम यहाँ पे लेवल कुछ बना लें, यहाँ पे हम pyramid बना लें उसका केयर का, तो ये हमारे पास इसके 3 लेयर है। तो इसमें पहला हमारे पास जो लेयर है ये कहते हैं, ये जो बेसिक लेयर होते हैं हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी केयर है। दूसरा हमारे पास सेकंड जो है ये हमारे पास सेकेंडरी, और टर्शियरी में हमारे पास क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास मेन टॉप वाला केयर आता है। तो देखो ये पिरामिड से ये शो हमें होते हैं कि प्राइमरी केयर हमारे पास है वो बेसिक केयर है, उसके बाद फिर हम सेकेंडरी केयर की तरफ जाते हैं और फिर टर्शियरी केयर की तरफ जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ PHC। एमसीक्यूज के लिए आपको याद होना चाहिए कि PHC के हमारे पास 5 प्रिंसिपल हैं। उसके बाद इसके नेम आपको याद होने चाहिए कि हमारे पास प्रिंसिपल में क्या आ जाते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये एक एक करके अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट हो या मैन पावर, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए एंड मेल्टर सेक्टरल अप्रोच होना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि इक्विटी होती है और एक इक्विलिटी होती है। इक्विटी कहती है कि जब आप नीड बेस पे किसी को केयर प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं इक्विटी। इक्वल कहते हैं इक्वल। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, अगर आपके क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट है, लेकिन अगर आप उसमें 2 स्टूडेंट ले लेते हैं तो एक गरीब है एक एवरेज फैमिली से है और आप उनको स्कॉलरशिप देते हैं, तो अगर उन दोनों को आप 2-2 हज़ार रुपए दे दे तो फिर ये होगा इक्विलिटी। लेकिन अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, इस एक एवरेज फैमिली का है एक गरीब पुअर फैमिली का है, तो आप क्या कर लेते हैं, जो पुअर फैमिली का होते हैं उसको आप 3,000 दे देते हैं, लेकिन जो एवरेज का है उसको आप 2,000 देते हैं, तो इसको कहते हैं इक्विटी। क्योंकि जो पुअर फैमिली का है उसकी नीड ज्यादा है, तो जब आप नीड बेस पे जो है रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाता है इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन इक्विटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस मेजर कंसर्न, कि हमारे पास आजकल जो हेल्थ सर्विस है उसमें इन इक्विटी जो है वो मेजर कंसर्न है, क्योंकि नीड बेस पे लोगों को जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं की जाती, जो गरीब लोग होते हैं उनको उनका हक नहीं मिलता। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज मोर टूवर्ड एफ्लुएंट एरिया, हमारे पास क्या है कि जो ज़्यादा असरअंदाज एरिया होते हैं या जहाँ पे पावर वगैरह ज़्यादा होती है वहाँ पे सप्लाई वगैरह ज़्यादा की जाती है किस चीज़ की, रिसोर्सेज की। हालांकि हमारे पास चाहिए था कि जिन एरिया की नीड ज़्यादा है उनको ज़्यादा केयर प्रोवाइड किया जाए, उनको ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड की जाए। इसके बारे में हमारे पास एक लॉ है जूलियन ट्यूडर हार्ट का इनवर्स केयर लॉ। तो ये एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि इसका ये लॉ इसने पेश किया था, और ये लॉ हमें क्या कहता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मेडिकल केयर टेंड्स टू वेरी इनवर्सली विद नीड फॉर इट इन द पॉपुलेशन, कि हमारे पास कि जो गुड मेडिकल केयर है वो इनवर्सली है नीड ऑफ पॉपुलेशन का। किस तरह कि अगर हम गुड मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं, अगर हम गुड मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं तो हमारे पास लोगों का नीड फिर कम होगा, क्योंकि जब टाइम पे मेडिकल केयर लोगों को प्रोवाइड किया जाता है तो फिर उनमें डिजीज नहीं आएंगी और जो डिजीज उनको होगी वो अर्ली स्टेज में कंट्रोल हो जाएगी। तो फिर इस कंडीशन से इस तरीके टाइम पे आपके क्या होता है, आपकी नीड्स जो है वो कम हो जाते हैं। और ये इनवर्स लॉ है जूलियन ट्यूडर का कि जब हमारे पास गुड मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जाता है वहां पे लोगों के नीड सेटिस्फाई होते हैं और नीड उनके कम हो जाते हैं। First key principle in primary health care are ensure that individual with more compromised health condition will receive more health service।
पहला जो मेन जो है पॉइंट है, जो मेन की प्रिंसिपल है वो ये है कि आपके पास वो लोग जो ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड हैं, कंप्रोमाइज मतलब जो हाई रिस्क पे होते हैं, आपने उनको ज़्यादा केयर, ज़्यादा हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी होती है क्योंकि उनकी नीड ज़्यादा होती है। कमिटमेंट टू हेल्थ इक्विटी फोकस नॉट ओनली ऑन इंश्योरिंग प्रोग्राम इनपुट बट आल्सो रिड्यूसिंग डिफरेंस इन हेल्थ आउटकम। और देखो, प्राइमरी हेल्थ केयर का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आप प्रोग्राम बनाते जाएं, आप जो है हेल्थ सिस्टम लेकर आएं और आप जो है आपका सिर्फ इनपुट हो, नहीं, बल्कि आपके पास जो डिफरेंट हेल्थ आउटकम आ रहा है वो नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब आप इक्वल केयर प्रोवाइड करते हैं तो वो लोग जिनकी नीड ज़्यादा होती है उनको इतनी केयर नहीं मिलती और फिर क्या होते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी इंप्रूव नहीं होती। तो लिहाजा आपने ऐसा करना होगा, नीड बेस्ड जो है लोगों को केयर प्रोवाइड करनी होगी। तो हमारे पास इक्विटी में फिर दो टाइप्स आ जाते हैं, एक आता है हॉरिजॉन्टल इक्विटी, दूसरा आता है वर्टिकल इक्विटी। हॉरिजॉन्टल इक्विटी हमारे पास इक्वलिटी की तरफ जो है इसका वो होता है कि इसका मकसद ये मतलब होता है कि इक्वल एक्सेस फॉर इक्वल नीड, कि जो वो लोग जिनके इक्वल नीड्स होते हैं उनका हेल्थ की तरफ एक्सेस भी इक्वल हो। इसमें इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती है सब लोगों को, लोगों का इक्वल एक्सेस होता है। मींस वो अगर लोगों के नीड सेम है, मींस के 5 घर के लोग हैं, उनमें जो है पेशेंट है, तो वो तमाम जो है इक्वली एक्सेस कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम तक। इक्वल यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी हो एंड इक्वल हेल्थ भी हो। तो ये जो आपको एक इलाका दिया जाता है तो इसमें आपने इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी होगी इक्वल नीड्स के मुताबिक। लेकिन जो हमारे पास वर्टिकल इक्विटी है, वर्टिकल इक्विटी क्या कहते हैं आपको, कि अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनइक्वलिटी, कि हमारे पास ऐसा होता है कि वो लोग जिनकी नीड ज्यादा होती है तो उनको आपने ज्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करने होते हैं। किस तरह के, इंडिविजुअल विद मोर नीड शुड हैव मोर ट्रीटमेंट। इसमें आप इक्वलिटी की तरफ नहीं जाते, आप इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि वो लोग जिनकी नीड ज्यादा है आप उनको ज्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करते हो, वो लोग जिनकी नीड ज्यादा नहीं है, कम है, आप उनको कम रिसोर्स प्रोवाइड करते हो। द सेंट्रल थीम ऑफ नीड देयरफॉर डिटरमाइन इक्विटी। और जहां पे आपके पास नीड की बात आएगी कि नीड बेस केयर है, तो उसका मतलब ये होगा कि इक्विटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या केयर। हेल्थ वर्कफोर्स डेवलपमेंट, ये हमारे पास सेकंड प्रिंसिपल है कि कंप्रिहेंसिव हेल्थ केयर रिलायज ऑन एडिक्वेट नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके पास जो हेल्थ केयर सेंटर हैं वहाँ पे या वर्कफोर्स है, वहाँ पे आपके पास डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह हेल्थ प्रोफेशनल होंगे, टाइम पे वो सही से ट्रेंड होंगे, वो अपनी ड्यूटी सही से वो परफॉर्म करेंगे, कि आपके पास इक्वल एंड एडुकेट नंबर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ट्रेंड फिजिशियंस की, नर्सिस की, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल आपके पास है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर होंगे और अदर वर्किंग एज आ हेल्थ टीम एंड सपोर्टेड एट द लोकल एंड रेफरल लेवल। तो आपके पास वर्क फोर्स तब हेल्थी होगा जब आपके पास ये स्टाफ आपके जिसकी जहां पे जितनी नीड होगी अपनी नीड के मुताबिक अवेलेबल होंगे। इसके बाद हमारे पास है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखो ये हमारे पास थर्ड प्रिंसिपल है कि प्राइमरी हेल्थ केयर चूंकि कम्युनिटी बेस्ड केयर है तो इसमें आपके पास कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन लाजमी होनी चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी, कि आप जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसमें इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी इन्वॉल्व होंगे, वो आपके साथ जो है कोऑपरेट करेंगे। डिटरमाइन बोथ कलेक्टिव नीड एंड प्रायोरिटीज, इसमें क्या होते हैं आप प्रायोरिटीज को डिटरमाइन करते हैं। प्रायोरिटीज मतलब कि वो लोग जिनकी नीड ज्यादा है पहले आपने उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी होती है क्योंकि वो हाई रिस्क पे होते हैं, कोई डेंजर कोई प्रॉब्लम वगैरह का। इसके बाद आपने कलेक्टिवली नीड करनी है, ऐसा नहीं कि एक साइड पे आप देखते हो दूसरा साइड नहीं, बल्कि आपने इक्वलिटी कलेक्टिव नीड जो है लोगों की पूरी करनी है। इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मुलेटिंग अ हेल्थ प्रॉब्लम, मेक इन्फॉर्म चॉइसेस, ऑब्जेक्टिव विद कम्युनिटी प्रायोरिटीज। देखो कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारे पास जरूरी है,
वो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे कि जब हमारे पास कोई हेल्थ प्रॉब्लम को हम फार्मुलेट करते हैं या एसिस करते हैं, तो जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी तो आपको बताएगी कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, तब आप कोई हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके लिए जो चॉइसेस हैं वो आप बना सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स और कम्युनिटी प्रायोरिटी आप तब बनाएंगे कि जब आपके पास आपके कम्युनिटी के लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। यूनिवर्सल कवरेज कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। और जो यूनिवर्सल कवरेज है, मतलब कि हर शख्स को केयर प्रोवाइड किया जाए, ये आप तब तक नहीं अचीव कर सकते जब तक आप लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं कर लेते। तो ये हमारे पास है कि प्लानिंग स्टेप इन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कि देखो हमारे पास जो भी प्रॉब्लम हो वो इस तरीके से सॉल्व होते हैं कि पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद कि हमारे पास प्रॉब्लम है कौन सा, उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम कर लेते हैं कि प्रायोरिटाइज कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा प्रॉब्लम हमने पहले सॉल्व करना है। प्रायोरिटाइज के बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, हम कर लेते हैं प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने क्या करना है, हम उसके लिए गोल सेट कर लेते हैं, उसके लिए हमने कौन कौन से एक्शन जो है वो परफॉर्म करने हैं। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम उन प्लानिंग, उन जो गोल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, उनकी हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, उसको प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं कि हम जो है प्रैक्टिकल वर्क जो हमारे होते हैं उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होती है, उसके बाद फिर हमारे पास होती है एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन के आया जो चीजें हमने इंप्लीमेंट की, जो प्रैक्टिकल काम हमने किया, उसका हमारे पास नतीजा क्या आया। तो हम कम्युनिटी में कोई भी काम करने के लिए इन स्टेप से गुजरते हैं कि पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर प्रायोरिटाइजेशन, फिर हमारे पास प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद फिर इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर हमारे पास होता है एवैल्यूएशन। सही है। तो इन तमाम स्टेप में आप कामयाब तब होंगे जब आप कम्युनिटी को पार्टिसिपेट नहीं कर लेती आपके साथ। जब कम्युनिटी पार्टिसिपेट कर लेती है तो फिर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। फिर उसके बाद आप प्रायोरिटाइजेशन कर लेते हैं, प्लानिंग आप कर लेते हैं उन कम्युनिटी के मुताबिक, और फिर उस केयर की इम्प्लीमेंटेशन आपके पास इजी हो जाती है। इसकी एक मिसाल मैं दूं कि यहाँ पे कुछ पाकिस्तान में कुछ इस तरह की जगह हैं जहाँ पे क्या होते हैं, जहाँ पे पोलियो वैक्सीन नहीं लगाई जाती, तो फिर क्या होते हैं कि वहाँ पे आपका जो मिशन है वो अचीव नहीं होता। और भी कंट्री में इस तरह की जगह है जहाँ पे बेसिक केयर जो है वो अलाउ नहीं करते। तो ये क्या होते हैं कि ये कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन नहीं होती। तो जब कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं होती तब तक आप प्राइमरी हेल्थ केयर जो यूनिवर्सल केयर है वो अचीव नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ प्रिंसिपल है वो है इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन। इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन ये है कि प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिवर्सल केयर अचीव करने के लिए आपके पास जो और सेक्टर्स हैं जो हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी जरूरी होती है। प्राइमरी केयर इन्वॉल्व इन एडिशन टू द हेल्थ सेक्टर ऑल रिलेटेड सेक्टर्स एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आपके पास जो प्राइमरी केयर है उसमें हेल्थ सेक्टर के साथ साथ वो तमाम अदर हेल्थ सेक्टर जो है जो कम्युनिटी और नेशनल डेवलपमेंट में काम करते हैं उनकी पार्टिसिपेशन आपके पास ज़रूरी है। अच्छा, एक बात मैं दरमियान में आपको बताता हूँ कि ये यूनिट अगर आपने यहाँ पे अच्छी तरह सीख लिया, यही यूनिट आप जो है 5th सेमेस्टर कम्युनिटी और 8th सेमेस्टर कम्युनिटी में बिल्कुल हुबहू इस तरह का यूनिट है तो वहां पे आपके लिए इजी होगी। लिहाजा प्राइमरी हेल्थ केयर ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिट है। Intersectoral coordination includes sustainable participation that combine inter-organizational cooperative working alliance। इसमें ये होता है कि आपके पास जो है डिफरेंट सेक्टर से लोगों की पार्टिसिपेशन ज़रूरी होती है और आप जो वर्किंग करते हैं थ्रू कोऑपरेशन आप वर्क करते हैं, पॉसिबली बट नॉट नेसेसरी इन कोलैबोरेशन विद द हेल्थ सेक्टर। और जितने भी आपके पास अदर सेक्टर है वो इन कोऑर्डिनेशन इन कम्बिनेशन हेल्थ सेक्टर के साथ मिल के जो है जब वो कंबाइनली काम करेंगे तो फिर आपके पास जो है प्राइमरी हेल्थ केयर जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है वो अचीव होगा।
प्री रिक्विजिट फॉर इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। प्री रिक्विजिट क्या है कि इंटर सेक्टरल कोऑर्डिनेशन के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए कि प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। आप जो पॉलिसी या प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी, लोगों को आप उनके बारे में इन्फॉर्म करेंगे कि ये हमारे पास प्रोग्राम ये है, इससे लोगों को ये फायदा होगा। फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी एट ईच लेवल। आप एक कमेटी, जॉइंट कमेटी और जो है मीटिंग वगैरह जो है वो अरेंज करेंगे। उसमें आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स के लोग होंगे, तो उसमें आपके पास डिफरेंट सेक्टर्स के लोग होंगे, तब वो आपके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। डिफाइनिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेटरी एजेंसी। और जो एजेंसी या जो सेक्टर्स के लोग आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप उनको उनका रोल बताएंगे कि आपके ये रोल होंगे, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन आप मेक करेंगे, जो डिसीजन बनाएंगे वो क्या होगा, वो इंडिविजुअल हेल्थ सेक्टर नहीं बनाएगा बल्कि तमाम सेक्टर कंबाइन होकर उनका मुश्तरका एक फैसला होगा। डेवलपिंग फॉर्मल पावर सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, डिस्कशन एंड डिबेट। और जो डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों के जो मेन वो लोग होते हैं उनका इंटरेक्शन, उनकी डिस्कशन, उनकी डिबेट, उनके बातचीत के लिए आप क्या करेंगे, एक फॉर्मल सिस्टम जो है वो अरेंज करेंगे। या तो वो मीटिंग फॉर्म में होगी कि डिफरेंट मीटिंग्स आपने कहाँ पे करने, या कोई ऑनलाइन इस तरह सिस्टम होगा, लेकिन एक सिस्टम आपने डेवलप करना है। शेयरिंग ऑफ प्रॉब्लम फेस्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन। और जो हेल्थ केयर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं कि जो प्लानिंग आप किए उसको जब आप प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो प्रैक्टिकली आप फंक्शन या काम कर रहे हैं तो वो डिफरेंट सेक्टर्स के लोग जो हैं उसके सामने, उसमें वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जो आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है, जो प्रॉब्लम आपको हो रही है, तो वो क्या करने होगी, वो आपने शेयर करने होगी लोगों, इंटर सेक्टर जो जितने भी सेक्टर्स के लोग आपके पास हैं उनके साथ। स्पेलिंग आउट स्ट्रेटेजीज एंड प्रोसीजर। और जो आप स्ट्रेटजीज जो अपना रहे हैं, जो प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन तमाम के बारे में आपने लोगों को आगाह करना होगा। जॉइंट एवेल्युएशन एंड मॉनिटरिंग। और जो एवेल्युएशन होती है, जो आपका प्रोसीजर, जो आपका सिस्टम चला आ रहा है, तो उसकी मॉनिटरिंग जो होती है ये भी जॉइंट होगी। तमाम सेक्टर के लोग आप उसमें इंक्लूड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किस तरह, हम इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन किस तरह बनाते हैं। लिस्ट आउट नेम ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, उनके नेम लिख लेते हैं। उसके बाद आइडेंटिफाई एनजीओज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओज और जो हमारे पास क्या है कि वॉलंटरली ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है, जिसमें हमारे पास ईदी फाउंडेशन है, जिसमें हमारे पास अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में अक्सर काम कर रहे हैं। तो इस तरह के एनजीओज वगैरह जो कि चंदे से चलते हैं या किसी नेशनल इंटरनेशनल जो है हेल्प उनकी मदद से चलते हैं, तो इसको आपने क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। इसके बाद कंस्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो जिले लेवल पे आपकी जो कमेटी बनती है, उसकी आपने कमेटी बनानी होगी कि उसमें आपके पास कितने सेक्टर्स के लोग इन्वॉल्व हैं। फॉर्मुलेट स्पेसिफिक टास्क फोर्स। आपने एक स्पेसिफिक टास्क फोर्सेस जो हैं वो फार्मूलेट करने होंगे, उनको आपने डिफरेंट टास्क जो हैं वो हवाला करने होंगे। जॉइंटली डिसाइड द ऑब्जेक्टिव्स एंड एरिया, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से, वो कौन कौन से मकसद जो आपने पूरे करने हैं, और आपने कौन कौन से इलाकों में केयर प्रोवाइड करनी होगी, ये भी आपने जॉइंटली डिसाइड करना है। इसके बाद डिसाइड द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इजी है एंड, और उसके बाद प्लान। तो ये जितनी भी चीज़ें आप जो है बनाते हैं, तो ये आपने क्या करना होगा, ये आपने कंबाइनली मुश्तरका तौर पे जो है बनाने होंगे, ताकि आपके पास इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन अच्छी रहे। इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टीज कौन कौन सी होती हैं, कि हम तमाम सेक्टर्स को अगर कंबाइन कर ले और उसको जो है तमाम को यूज़ कर ले प्राइमरी हेल्थ केयर या हेल्थ केयर प्रोवाइडिंग में, तो उसमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टी आती है, तो वो ये है। देखो, ये एमसीक्यूज़ के लिए आप याद रखा करें कि ये डिफ़िकल्टी हमारे पास आती है, कोई भी आ सकते हैं। कि क्रिएट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिसइक्विलिब्रियम। एक तो ये होता है कि अक्सर इसमें कन्फ्लिक्ट आते हैं। कन्फ्लिक्ट मतलब
के उसमें तजाद आता है, कोई एक फैसले पे मुतफिक होते तो दूसरे फैसले पे। इसके बाद इसमें डिसइक्विलिब्रियम आती है, कई इलाकों को ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, कई इलाकों को कम प्रोवाइड किए जाते हैं, तो एक ये भी मसला होता है जिसकी वजह से ये इंटरसेक्टरल जो है कोऑर्डिनेशन में ये डिफ़िकल्टी है। इसके बाद पावर स्ट्रगल होता है, हर पर्सन चाहते हैं कि मुझे पावर मिले, मुझे पावर मिले, उसी वजह से भी हमारे पास इसमें प्रॉब्लम आती है। एजेंसीज मस्ट बी एबल टू कंप्रोमाइज एंड इम्पोज चेंज ऑन द नॉर्मल वर्किंग पैटर्न। क्या होता है कि एजेंसीज वगैरह क्या हो गए थे कि वो नॉर्मल वर्किंग पैटर्न में उसमें चेंजेस लाना चाहते हैं, कुछ लोग जो है उसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं, कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक। कल्चरल चेंज में अकर विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास कुछ कल्चरल चेंज भी आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से लोग होते हैं, तो कोई किस कल्चर का जो है वो कहता है तो कोई दूसरे कल्चर का, या एक कम्युनिटी में हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं, तो फिर वहाँ से अगर आप एक कल्चर्स के मुताबिक केयर प्रोवाइड करना सेट कर ले तो वहाँ पे फिर दूसरे कल्चर वाला उसे एक्सेप्ट नहीं करता, तो हमारे पास कल्चर डिफरेंसेस भी इंटरसेक्टर कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी क्रिएट करता है। Coordination may turn out to be more expensive in term of time, money and manpower। और जो आपकी कोऑर्डिनेशन होती है तो उसमें आपने मीटिंग बुलाने होती हैं, उसमें आपने फोर्सेस वगैरह फॉर्म करने होते हैं, बनाने होते हैं, उसमें आपने डिफरेंट जो है वो मीटिंग हो गए, डिफरेंट कमेटीज वगैरह बना लेते हैं, तो फिर क्या होते हैं टाइम, मनी और मैन पावर की टाइम की कमी भी होती है, पैसा भी ज़्यादा लगता है और लोग भी इतने फ्री नहीं होते, तो इन वजह से भी आपके पास इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टीज आती हैं। Irrespective of the disadvantage, intersectoral coordination is the key principle outlined by WHO if health for all has to be achieved। तो ये आप MCQs के लिए याद रख लें कि WHO ने कहा कि जब इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन आपके पास होगी तो तब आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर या हेल्थ फॉर ऑल को अचीव कर सकते हैं। हालांकि इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस इसके इतने नहीं है जितने इसके एडवांटेजेस हैं। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये भी हमारे पास एक प्रिंसिपल है प्राइमरी हेल्थ केयर का कि टेक्नोलॉजी दैट इज साइंटिफिकली साउंड, adaptable to local need and acceptable to those who apply it and those for whom it is used। सही है, तो फिर क्या होता है कि ये हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, जो डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं वो साइंटिफिकली साउंड होंगे, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, एडाप्टेबल एंड वो क्या होगी कि वो जो लोकल नीड लोगों की नीड्स हैं उसको उनको एक्सेप्टेबल भी होंगे। सही है, और क्या होते हैं एंड इट इज मेंटेन्ड बाय द पीपल देमसेल्फ इन कीपिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिलायंस विद द रिसोर्स द कंट्री एंड द कम्युनिटी कैन अफोर्ड। तो क्या होते हैं कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिकली वो साउंड होगी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, एक्सेप्टेबल होगा लोगों को, उसमें ऐसी चीज़ें यूज़ होंगी जो कल्चर्स और सोसाइटी के मुताबिक हो। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि उनके मेंटेनेंस के लिए भी आपके पास ट्रेंड लोग होने चाहिए और वो उसका खर्चा इतना हो और उस पर लोग इतना ट्रस्ट करें, उसका खर्चा इतना हो कि लोग उसको एफोर्ड करें और उसका रिजल्ट क्या होगा वो ऐसा होगा कि लोग उसके जो है उस पर रिलाई करें, उस पर एतबार करें नेक्स्ट टाइम के लिए। डिजाइन टू मीट स्पेसिफिक हेल्थ नीड, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ऐसे होगी कि स्पेसिफिक हेल्थ नीड उसको पूरा करेगा। क्राइटेरिया फॉर चूजिंग विच नीड शुड बी एड्रेस इंक्लूड मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन अफेक्टेड, डिग्री ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी कॉज्ड बाय हेल्थ कंडीशन। कहते हैं कि क्राइटेरिया फॉर चूजिंग विच नीड शुड बी एड्रेस, कि अगर हम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए कोई जगह सेलेक्ट करते हैं कि हम इसको कहाँ पे यूज़ करें, तो वो उसकी प्रायोरिटाइज किस बेस पे होगी कि वहाँ पे पॉपुलेशन कितने इफेक्ट हैं, उनकी कितनी नीड है और हमारे पास मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी जो है वो कितनी है। देखो एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी जो है आपने ये भी देखना है कि इससे लोग कितने इफेक्ट हो रहे हैं या मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट इसकी वजह से क्या है, मतलब कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से आपके पास डिजीज रेट में या डेथ रेट में कमी आती है या नहीं आती। लेक ऑफ सोल्यूशन दैट आर इफेक्टिव, सेफ, एक्सेप्टेबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल। और क्या है कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आपके पास इफेक्टिव होनी चाहिए, सेफ भी होगी,
एक्सेप्टेबल भी होगी लोगों को और एफोर्डेबल, लोग इसको अफोर्ड भी कर सकेंगे, लोग इसकी तरह तक रसाई भी हासिल कर सकेंगे और सस्टेनेबल भी होगा। तो ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के लिए लाजमी है। सही है। एन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी शुड बी साइंटिफिकली वैलिड, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एडॉप्टेड टू लोकल नीड, कि लोग लोकल नीड इससे पूरे कर सकेंगे। एक्सेप्टेबल टू यूजर एंड रेसिपेंट, ये भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। मेंटेनेबल विद आ लोकल रिसोर्सेज, जो आपके लोकल रिसोर्सेज उसके मुताबिक ये मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि अगर एक जगह पे लाइट नहीं है, अब बिजली नहीं है, एक जगह पे बिजली नहीं पहुंची, वहाँ पे आप कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे वो बिजली की जरूरत उसे पड़ती है, तो फिर आप तो उसको फजूल लेकर गए। तो इसलिए आप उस जगह पे उसको जो है अरेंज करेंगे, मेंटेन करेंगे जहाँ पे लोकल रिसोर्स होते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजी ओनली इफेक्टिव इज इफ अकम्पेनिड बाय, अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास तब इफेक्टिव होती है जब क्या होते हैं कि नॉलेजेबल स्किल्ड यूजर, कि जो उसको यूज करते हैं वो उनको नॉलेज भी हो, उनके पास स्किल भी हो। क्लियर प्रैक्टिस गाइडलाइन एंड पॉलिसी, जो प्रैक्टिस गाइडलाइन है और जो पॉलिसीज आप बनाते हैं उसके मुताबिक वो आपके पास क्लियर होने चाहिए। जिस तरह हमारे पास एक्सरेज वगैरह हैं तो उसके लिए अपने गाइडलाइन है, एक्सरे मशीन के लिए, सीटी स्कैन के लिए अपने गाइडलाइन है। तो हर जो है हमारे पास टेक्नोलॉजी की अपनी गाइडलाइन होती है। इसके बाद क्या है हमारे पास इफेक्टिव फाइनेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक देम अवेलेबल, इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिवाइसेस की और उसके साथ उसकी जो फीस होती है उस पर जो खर्चा आता है तो वो भी आपके पास इफेक्टिव होता है ताकि हर पर्सन को अवेलेबल हो। कम्युनिटी एफर्ट टू ब्रिंग क्लाइंट इनटू कांटेक्ट विद हेल्थ सर्विस इन टाइमली वे, आपने कम्युनिटी लिए एफर्ट करना है कि आपके पास देखो, अगर क्या कहते हैं कि मलेरिया का आप जो है टेस्ट करते हैं या आपके पास जो एक्सरे मशीन है या आपके पास अल्ट्रासाउंड है, तो वो तब आपके पास इफेक्टिव होंगे कि जब आप कम्युनिटी को इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेट करेंगे कि आपको जो भी प्रॉब्लम होती है और आपको ज़रूरत थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है आप जल्दी से आया करें, उसको सही से डायग्नोज किया करें, उसको स्क्रीन आउट किया करें। तो जब आपके पास टाइम पे लोग कांटेक्ट करते हैं, आते हैं, तब आपके पास टेक्नोलॉजी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो इफेक्टिव यूज उसका होता है। ओनली हैव इम्पैक्ट इफ इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ डिलीवरी सिस्टम, क्या है कि हमारे पास ये तब हमारे पास इफेक्टिव होते हैं जब लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिवली अच्छे तरीके से टाइम के साथ साथ लोग इसको यूज करते हैं। डिफाइनिंग द एट्रीब्यूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्रोप्रिएट हेल्थ टेक्नोलॉजी नीड टू टेक प्लेस अर्ली, और क्या है कि जो आपके जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो जिन चीज़ों की डायग्नोसिस करता है, इनके जो चीज़ें ये डायग्नोस करता है तो वो टाइम जो है अर्ली लोगों को वो पहले से आपने मेंशन आउट करने होंगे कि जो आपके टेक्नोलॉजी का फंक्शन होगा जो उसके बेनिफिट्स होंगे। अब हम पढ़ लेते हैं एलिमेंट ऑफ पीएचसी जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जिसको हमने सिर्फ रीडिंग देनी है कि एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। आपने लोगों को एजुकेट करना होगा कि आपके पास हेल्थ प्रॉब्लम को आप किस तरह नोट करेंगे, उसकी प्रिवेंशन आपने किस तरह करनी है, और अगर आपको वो हो जाए कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपने जल्दी से उसको जो है डॉक्टर या फिजिशियन हेल्थ सेंटर की तरफ जाना है और उसको टाइम पे कंट्रोल करना है। इसके बाद प्रोमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन आपने लोगों को प्रोवाइड करने होंगे। एडिकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन होनी चाहिए, ये भी एलिमेंट ऑफ पीएचसी है। मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मेटरनल कहते हैं मदर हेल्थ को, मदर हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग वगैरह जितनी भी हो गई वो भी आपने परफॉर्म करनी है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिजीज, जो मेजर इन्फेक्शियस डिजीज है उसके मुताबिक जो हेपेटाइटिस वगैरह हो गए, टीबी वगैरह हो गए, तो उसके लिए आपने इम्यूनाइजेशन जो है वो भी प्रोवाइड करनी होती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज, जो एंडेमिक डिजीज है, डायरिया हो गया, जो टाइफाइड होता है हमारे पास, मलेरिया फीवर वगैरह है, तो ये क्या है, ये हमारे पास जो है एंडेमिक डिजीज, इसकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल आपने करनी होगी। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर कॉमन डिजीज एंड इंजरीज, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट आपने प्रोवाइड करना होता है। बेसिक लेबॉर्ट्री सर्विसेज जो होती हैं और जो एसेंशियल ड्रग्स है वो आपने लोगों को प्रोवाइड करने होंगे।
ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइड्स, हेल्थ वर्कर एंड हेल्थ असिस्टेंट। जो हेल्थ गाइड्स होते हैं, जो लोगों को हेल्थ की गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो आपके हेल्थ वर्कर्स होते हैं, फिजिशियन, नर्सिस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल अदर, और इसकी तरह हेल्थ असिस्टेंट जो होते हैं, उन तमाम को आपने प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी कि उन्होंने किस तरह प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है, और इसके साथ आप रेफरल सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास एलिमेंट ऑफ पीएचसी थे। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि एजुकेशन, वाटर, न्यूट्रिशन, ये एक एक करके हमने अभी एक्सप्लेन कर दिए। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख लें, इसमें से कोई भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं। अब जो हमारे पास लास्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस यूनिट का कि एप्लीकेशन ऑफ पीएचसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में पीएचसी का क्या फ़ायदा है, उसकी क्या एप्लीकेशन है। Pakistan, since its creation in 1947, has had mixed success in establishing its health portfolio during the ensuing decade। कहते हैं कि 1947 से क्या हुआ कि पाकिस्तान ने मिक्स सक्सेस हासिल किया। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा है, एक तरफ जो है वो लेडी हेल्थ वर्कर भी जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक तरफ वो इम्यूनाइजेशन वगैरह जो आगे एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम या मिक्स साइड से जो है पाकिस्तान हेल्थ केयर सर्विसेज में जो है वो सक्सेस जो है वो एस्टेब्लिश कर रहा है। सिग्निफिकेंट क्रिस्ट एंड threats have been experienced characterized by inequity, urban rural disparities, inadequate resource allocation and imbalance in the number of skills, mix of health worker, deficient access to a quality health care for all segment of population। और कहता कि स्टार्ट में से हमारे पास कहता कि वहाँ पे ऊंच नीच थी, वहाँ पे इनइक्वलिटी, लोगों को कहीं भी सही केयर प्रोवाइड किया जाए, कहीं भी सही केयर प्रोवाइड नहीं किया जाता। अर्बन जो शहरी इलाके थे वहाँ पे केयर के रिसोर्स हुआ करते थे, सर्विसेज हुआ करते थे, लेकिन रूरल में नहीं थे। इसी के साथ साथ कुछ लोग जो है उसको एफोर्ड नहीं कर सकते थे केयर को, कुछ लोगों का एक्सेस नहीं होता था, वो नहीं जा सकते थे कोई हेल्थ सर्विसेज या हेल्थ क्लिनिक वगैरह को। तो ये हमारे पास जो है प्रॉब्लम थे। तो फिर क्या हुआ कि ड्यूरिंग 1960 एंड 1970 मच एम्फेसिस वाज गिवन टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूरल हेल्थ सेंटर इन ऑर्डर टू ब्रिंग हेल्थ सर्विसेज क्लोजर टू कम्युनिटी। और फिर क्या हुआ कि 1960 से लेकर 70 तक डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट सिस्टम्स वगैरह बनाए गए, और क्या हो गया कि हमारे पास प्राइमरी लेवल पे रूरल देहातों इलाकों में हेल्थ जो है सर्विसेज प्रोवाइड की गई, और ये जो हेल्थ सर्विस था इसको क्लोजर टू कम्युनिटी लाया गया। किस तरह? रूरल हेल्थ सेंटर बनाकर। In 1970 and 1980 can be considered as the decade of PHC when international public health movement was given considerable stimulus by Almata Declaration on Primary Healthcare in September 1978। तो क्या हुआ कि हमारे पास 1970 से लेकर 1980 तक क्या हो गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर हमारे पास एक सिस्टम जो है वो हमारे पास आया। ये हमारे पास एक इंटरनेशनल, एक बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल पब्लिक जो है हेल्थ मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और एल्माटा डिक्लेरेशन 1978 क्या है वो ऑलरेडी हमारे पास इस यूनिट के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहीं से आप एल्माटा डिक्लेरेशन पढ़ सकते हैं। कि एल्माटा डिक्लेरेशन ने कहा कि हेल्थ फॉर ऑल मतलब हर एक पर्सन को हेल्थ की फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड करनी होगी। उसके साथ फिर हमारे पास क्या हो गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो का इसका कंसेप्ट आ गया। The initiative in Pakistan included the eradication of smallpox in 1974 and national expanded program of immunization targeting vaccine preventable childhood disease launched in 1978। तो ये आप MCQs हैं, तमाम के तमाम MCQs हैं कि स्मॉल पॉक्स 1974 में इसकी एराडिकेशन ख़त्म करने का जो है मुहिम चला। इसके बाद EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन EPI, ये आप कम्युनिटी टू 5th सेमेस्टर में जो है एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे कि उसमें हमारे पास जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल चाइल्ड डिजीज के जो वैक्सीन, जो मीजल्स वैक्सीन हमारे पास हैं, जो इस तरह के TB वैक्सीन वगैरह आ गए, वो 1978 में ये लॉन्च हुआ। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए। स्मॉल पॉक्स 1974 और जो हमारे पास EPI था वो 1978 में। इसके साथ
diarrhea control through oral rehydration solution and training of traditional birth attendant on safe and clean delivery were also introduced aiming to reduce both infant and maternal mortality. इसके बाद क्या हो गया, हमारे पास डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम आ गए, रिहाइड्रेशन सोल्यूशन वगैरह प्रोवाइड किया गया, जो हमारे पास ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस दे के हमारे पास जब बेबी के बर्थ पे जो है वहाँ पे एक्सपीरियंस्ड लोग जो है उसको लाया गया कि जब आपके पास डिलीवरी हो तो उस वो अंडर एक्सपीरियंस लोगों के नज़रों के सामने अंडर हो, जिसमें हमारे पास फीमेल लेडी हेल्थ वर्कर जो हैं और इस तरह और भी वर्कर हमारे पास प्रोड्यूस किए गए। और उनका मकसद क्या था कि हमारे पास जो बच्चे इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है और जो मदर का हेल्थ है वो आपके पास हेल्थी रहे और उनकी मॉर्टिलिटी रेट कम हो जाए, क्योंकि इससे पहले मैक्सिमम डेथ हमारे पास मदर्स की डिलीवरी के दौरान हुआ करती थी और उसका रीजन ये होता था कि इनएक्सपीरियंस लोग उनकी डिलीवरी को अटेंड करते थे। इसके बाद इन लेट 1993 द लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम वाज instigated to ensure home delivery of such health services as antenatal and postnatal care, childhood disease prevention and family planning। उसके बाद 1993 में क्या हुआ, लेडी हेल्थ वर्कर जो है प्रोग्राम वो हमारे पास आया, जिसमें फीमेल को ट्रेन किया गया। उनका मकसद क्या था कि वो एंटीनेटल मतलब कि बच्चा पैदा होने से पहले जो प्रेगनेंसी के दौरान मदर हेल्थ, उसके बाद पोस्ट नेटल बच्चा पैदा होने के बाद बच्चे की केयर, मदर की केयर, उसके बाद बच्चों की डिजीज की प्रिवेंशन और फैमिली प्लानिंग, इसके बारे में उन्होंने लोगों को गाइड किया, टीच किया और उसने लोगों की रहनुमाई की लेडी हेल्थ वर्कर ने। इसके बाद क्या हो गया, तो देखो ये तमाम एमसीक्यूज है, ये आप एमसीक्यूज के लिए ये स्लाइड्स याद रख लें। प्रोविजन ऑफ डायरेक्टली अब्जॉर्ब ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स to the population suffering from tuberculosis was started in 2001। तो आपको पता होना चाहिए कि डॉट्स जो हमारे पास है ये टीबी के खिलाफ क्या हो गया, हमारे पास एक सिस्टम जो है एक कोर्स हमारे पास क्रिएट हुआ, एक शॉर्ट कोर्स हुआ करता था। और ये किन पॉपुलेशन, ये उन पॉपुलेशन के तहत जिनको टीबी लाहक थी, टीबी के साथ कि आप किस तरह और लोगों को टीबी से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह आप उनकी ट्रीटमेंट जो है हो सकती है, आपने कौन कौन से डाइट वगैरह लेने हैं, सफाई का ख्याल आपने किस तरह रखना है। तो ये सिस्टम हमारे पास 2001 में स्टार्ट हुआ एंड रोल बैक मलेरिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च इन 1998। और जो हमारे पास मलेरिया का जो ये रोल बैक मलेरिया सिस्टम और ये जो ये प्रोजेक्ट हमारे पास 1998 में लॉन्च हुआ। इसके बाद एफर्ट टू कम्बेट अंडर न्यूट्रिशन थ्रू इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग, क्या हो गया कि हमारे पास अक्सर लोग जो हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार थे, अंडर न्यूट्रिशन का शिकार थे, तो क्या हो गया कि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की गई, जिसमें अक्सर हमारे पास इफेक्ट होते थे इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन। उसके बाद माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट एंड फूड फोर्टिफिकेशन वर लॉन्च इन 2015। और ये हमारे पास माल न्यूट्रिशन इसको ख़त्म करना और फूड प्रोवाइड करना, बैलेंस डाइट लोगों को प्रोवाइड करना, ये सिस्टम हमारे पास आ गया 2015 में। तो अभी हमारे पास जो है जो छोटे बच्चे होते उनको कौन कौन सी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, किस टाइम पे आपने उनको कौन सी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी होती है, ये तमाम के बारे में अभी हमारे पास रहनुमाई मिलती है। और ये सिस्टम जो हमारे पास था ये 2015 में हमारे पास आया। इसके बाद पाकिस्तान हैज़ रिलेटिव लार्ज प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे पास लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर है। इट इंक्लूड 5000 बेसिक हेल्थ यूनिट BHU के नाम से, 600 RHC रूरल हेल्थ सेंटर जो हमारे पास देहातों वगैरह में होते हैं, 7500 फर्स्ट लेवल केयर, और हमारे पास क्या है 1 लाख लेडी हेल्थ वर्कर प्रोवाइडिंग सर्विस अक्रॉस पाकिस्तान। तो ये आपके पास हेल्थ सर्विस जिसमें प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये आप MCQs के लिए ये नंबर्स याद रख लें। दीज प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज आर सपोर्टेड बाई अ नेटवर्क ऑफ 989 सेकेंडरी हेल्थ
केयर हॉस्पिटल एट तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर रेफरल। और प्राइमरी हेल्थ के अलावा हमारे पास क्या है कि 989 के सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर हैं। तो जब हमारे पास कोई भी ट्रीटमेंट अगर प्राइमरी लेवल पे नहीं होती तो रेफरल लेवल DHQ वगैरह उसमें भी आप लोगों को भिजवा सकते हैं। तो हमारे पास 989 सेकेंडरी हेल्थ हॉस्पिटल जो है वो बने। तो ये अच्छा, एट प्रेजेंट डिफरेंट हेल्थ प्रोग्राम टारगेट different health condition in Pakistan. Each program has independent organizational structure at federal, provincial, district and first level care facility level. हर जो है प्रोग्राम का अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, अपनी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, अपना उसका फंड आता है और डिफरेंट लेवल पे वो लोगों को केयर प्रोवाइड करते हैं। हैविंग इंटीग्रेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस विल हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और अगर हमारे पास प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज इंटीग्रेशन फॉर्म में मिलती रहे तो ये पाकिस्तान के लोगों का हेल्थ जो स्टेटस उसको इंतहाई ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में वीडियो लेक्चर था जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये आप यहाँ पे और 8th सेमेस्टर में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें हमारे वीडियो को। ओके, थैंक यू।